हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जब भी आप ये हमारा लेक्चर देख रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत शुभ प्रभात। स्वागत है आपका इस हमारे प्यारे से चैनल यूनिकॉर्न क्लासेस की ओर। हम आज बेटा शुरुआत करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्लास 10 का चैप्टर है ये, जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ये चैप्टर बेटा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ क्वेश्चन, कुछ ट्रिक्स इसके हर साल बोर्ड में पूछे जाते हैं। चाहे वो जेनेटिक्स का पोर्शन हो, चाहे वो इवोल्यूशन का पोर्शन हो, चाहे वो मेंडल के लॉ हो या पुनेट स्क्वायर हो, या बहुत सारी चीजें। और इस ये जो चैप्टर है, ये दोनों दोनों ही सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों में ही लगभग हमारा इस साल आ रहा है, ये 2023 के बोर्ड एग्जाम्स में। क्योंकि जैसे ही आपके बोर्ड एग्जाम नजदीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी क्या होता है सर? हेरिडिटी हेरिडिटी बेटा एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हमारे अंदर, हमारे पुराने वाले जो जनरेशन रही हैं, उनके कैरेक्टर्स, उनके फीचर्स ट्रांसमिट होते हैं। दैट मीन इट इज अ फिनोमिना और प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। दिस इज कॉल्ड हेरिडिटी। देखते हैं इस बात को। हेरिडिटी यानी कि ये ऐसा एक प्रोसेस है, एक ऐसा फिनोमेना है जिससे जो जेनेटिक कैरेक्टर हैं वो एक जनरेशन से अगली जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं, आगे पहुंचते हैं। ठीक है, ये हेरिडिटी बेटा, इसका एक हेरिडिटी का एक नाम, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कई बार। तो हेरिडिटी का हम लिख देते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं, ऑल्सो कॉल्ड इनहेरिटेंस। इसको इनहेरिटेंस भी बोला जाता है। बच्चे कई बार इसमें कंफ्यूज रहते हैं, व्हाट इज इनहेरिटेंस सर? इनहेरिटेंस और हेरिडिटी में क्या डिफरेंस है सर? कोई डिफरेंस नहीं है बेटा। हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस बोथ आर सेम, बट टर्म आर डिफरेंट फॉर द सेम फिनोमेना। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये जो हेरिडिटी, ये जो टर्म था बेटा, ये दिया गया है विलियम बेटसन के द्वारा 1905 में। ये एक टर्म दिया गया है विलियम बेटसन के द्वारा 1905 में। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। हेरिडिटी में जो हमने पढ़ना है, ये एक ब्रांच है जो इसके अंदर आती है, जेनेटिक्स के अंदर। व्हाट इज जेनेटिक्स? जेनेटिक्स इज अ स्टडी ऑफ, या लिखते हैं हम पहले, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद the study of heredity and evolution। यानी कि ये जो चैप्टर है आपका, ये चैप्टर जिस एक स्टडी के अंदर आता है, उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं बेटा? जेनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, और जहां जहां जेनेटिक्स की बात आती है, इफ वी टॉकिंग अबाउट द जेनेटिक्स, वी शुड नेवर फॉरगेट अबाउट द साइंटिस्ट व्हिच इज कॉल्ड एज, व्हाट इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट? उनका साइंटिस्ट का नाम क्या है? मेंडल, जॉन ग्रेगर मेंडल। लिख लेते हैं, फादर ऑफ
जेनेटिक्स। ग्रेगर जॉन मेंडल, ये इनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, ठीक है। तो अच्छा, ये तो रही हेरिडिटी, तो ये इवोल्यूशन क्या है? इट इज द सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस। इट इज अ सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस, यानी कि ये उन सीक्वेंस का, ये एक सीक्वेंस है ग्रेजुअल चेंजेस, यानी छोटे छोटे चेंजेस का, जो हमारे जेनेटिक्स में, जो हमारे डीएनए में होते हैं, विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू species in the नेचर, जो नेचर में एक नई स्पीशीज की फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फॉर्मेशन ऑफ स्पीशीज, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, ऑल्सो कॉल्ड स्पेशिएशन। इसको हम स्पेशिएशन भी कहते हैं, ठीक है। ये बात आप समझ लीजिए सही तरीके से दोबारा, ठीक है। हेरिडिटी क्या है और इवोल्यूशन क्या है, बोथ आर डिफरेंट फिनोमेना, ठीक है। इसको नोट करें, एक मिनट में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रख पढ़ता हूं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। ये जो हमने बात की बेटा इवोल्यूशन की, व्हाट इज द रीजन ऑफ इवोल्यूशन, क्या रीजन है इस इवोल्यूशन का? इवोल्यूशन का जो मेन रीजन है, variations are play very significant role in evolution. Variation are play very significant role in evolution. क्या है ये, क्या है ये वेरिएशन और कहां से आते हैं? तो ये जो वेरिएशन है बेटा, इनको हम बोलते हैं, दीज आर द एरर्स। ये एरर्स हैं, ये वो एरर्स हैं, बिकॉज हमारा डीएनए आगे ट्रांसफर होने से पहले क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। तो डीएनए जब रेप्लिकेशन होता है तो डीएनए की एग्जैक्ट आइडेंटिटी, जो आइडेंटिकल कॉपी नहीं हो पाती है, और उस कॉपी मैकेनिज्म में कहीं ना कहीं एक छोटी सी मिस्टेक रह जाती है। उन्हीं मिस्टेक को, उन्हीं एरर को हम नाम देते हैं वेरिएशन। दीज आर द एरर्स विच प्रोड्यूस ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, या वो म्यूटेशन हो सकता है, इसके अलावा और गैमेट फॉर्मेशन। तो ये क्या है, ये एरर्स हैं, ये वो एरर्स हैं विच आर लीड टू विच प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फिनोमिना ऑफ इवोल्यूशन। यही वेरिएशन, यही इवोल्यूशन, जो छोटे छोटे वेरिएशन ये एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं, एंड आफ्टर द एक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज वेरिएशन दे फॉर्म अ न्यू स्पीशीज व्हिच कैन सीन इन द न्यू स्पीशीज, जो हमें एक नई स्पीशीज में देखने को मिल जाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं साहब। टाइप्स ऑफ वेरिएशन, कितने तरह के वेरिएशन होते हैं सर? ये दो बेटा, दो तरह के वेरिएशन होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1, एक वेरिएशन होते हैं जिनको हम बोलते हैं सोमेटिक वेरिएशन। सोमेटिक वेरिएशन यानी कि वो वेरिएशन, दो वेरिएशन विच आर अगर इंसान इन द ऑटोसोमल सेल, या इसको हम बोलते हैं उन सेल्स को छोड़ करके जो हमारे गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, एक्सेप्ट दो सेल which are play in the formation of gametes,
All other cells are called as somatic cells. Variation in सोमेटिक सेल्स। और क्या खासियत रहेगी इनकी? डू नॉट ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन। ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होते हैं ये, क्योंकि ये सोमेटिक वेरिएशन है, ये उन सेल्स में पार्टिसिपेट करते हैं, उन सेल्स में ये जनरेट होते हैं जो सेल्स हमारी रिप्रोडक्शन और गैमेट फॉर्मेशन में कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं करती है। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं, डू नॉट टेक पार्ट इन इनहेरिटेंस। यानी कि ये उन सेल्स में प्रोड्यूस नहीं होते हैं जो हमारे इनहेरिटेंस में, यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, जिसको हमने अभी क्या बोला था, हेरिडिटी बोला था, हेरिडिटी, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। उन सारे वेरिएशन को हम बोलते हैं बेटा कौन से? सोमेटिक वेरिएशन। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो दूसरे वेरिएशन हैं इनको हम बोलते हैं गैमेटिक वेरिएशन। ये वो वेरिएशन हैं विच अकर इन द जर्म सेल्स। वो वेरिएशन जो जर्म सेल्स में प्रोड्यूस होते हैं। क्या होती हैं जर्म सेल्स? लिख देते हैं यहां पर, विच टेक पार्ट in production of gametes। यानी कि वो सेल जो गैमेट्स की फॉर्मेशन में, प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, उन सेल्स को हमने क्या बोला? दोबारा नाम याद कर लेंगे एक बार। दो तरह के वेरिएशन होते हैं बेटा, कौन कौन से? एक होते हैं सोमेटिक वेरिएशन, यानी कि वो वेरिएशन जो हमारे किसी भी तरह के इनहेरिटेंस या ट्रांसमिशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो वेरिएशन कौन से हुए? सोमेटिक वेरिएशन। नंबर 2 पर हम बात करते हैं किन वेरिएशन की? नंबर 2 पर होते हैं हमारे कौन से? ये गैमेटिक वेरिएशन। ये वो वेरिएशंस हैं जो किस में प्रोड्यूस होते हैं? जो जर्म सेल में प्रोड्यूस होते हैं। जर्म सेल कौन सी होती हैं? वो सेल्स विच कैन टेक पार्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। आगे बात करते हैं, these variations take part in process of inheritance। ये वेरिएशन इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ये इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे कराते हैं। अब आगे बात करते हैं बेटा, थोड़ी सी आगे आते हैं कि जेनेटिक्स में मेंडल साहब का, जॉन ग्रेगर मेंडल का क्या योगदान रहा, क्या उनके एक्सपेरिमेंट रहे, लिखते हैं हम। कंट्रीब्यूशन of Mendel in genetics। कंट्रीब्यूशन ऑफ मेंडल इन जेनेटिक्स, इसको हम मेंडलिज्म भी बोलते हैं बेटा, मेंडलिज्म। इसको हम मेंडलिज्म भी कहते हैं। ठीक है, तो मेंडल जो थे बेटा पहले साइंटिस्ट थे। ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट who study the characters of transmitted characters in the plant, and the plant selected by the Gregor John Mendel for his studies is Pisum sativum, which is also called pea plant। pea plant लिया तो हमने, इस बात को याद रखेंगे, Pisum sativum। ठीक है, लिख लेते हैं इस बात को। He was
फर्स्ट साइंटिस्ट विच प्रोवाइड और परफॉर्म क्वांटिटेटिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटिटेटिव? जिसमें हम कैलकुलेशन या जिसमें हम नंबर्स की बात करते हैं, क्वांटिटी की, विच परफॉर्म क्वांटिटेटिव एक्सपेरिमेंट इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स। इन्होंने अपनी मैथमेटिक्स को, चूंकि ये मैथमेटिशियन भी थे, इन्होंने अपनी मैथमेटिक्स को यूज करके, उसको स्टैटिस्टिक्स को यूज करके अपने एक क्वांटिटेटिव एक्सपेरिमेंट दिए, जिसकी स्टडी से इन्होंने कुछ लॉ दिए बेटा। ही सिलेक्टेड पी प्लांट। उन्होंने कौन सा प्लांट सिलेक्ट किया? पी प्लांट सिलेक्ट किया फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट सिलेक्ट किया। पी प्लांट को हम क्या कहते हैं? पी प्लांट ऑल्सो कॉल्ड पाइजम सेटाइवम। इसको हम पाइजम सेटाइवम भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने जब पाइजम सेटाइवम लिया, जो पी प्लांट लिया, तो एक क्वेश्चन आता है, व्हाई द मेंडल सिलेक्टेड द पाइजम सेटाइवम फॉर हिज स्टडी। तो पाइजम सेटाइवम ही क्यों लिया मेंडल ने अपनी स्टडीज के लिए? क्योंकि ये जो पी प्लांट है, ये क्या है? नंबर एक, इसकी जो लाइफ साइकिल है, जो लाइफ का टाइम पीरियड है, लाइफ स्पेन बहुत छोटा है। क्योंकि इसका लाइफ स्पेन बहुत छोटा है, तो इसमें हम कम समय में इसकी ज़्यादा जनरेशन, ज़्यादा वैरायटीज उगा करके हम इसकी ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं। पहली बात कौन सी रही? उसके लाइफ स्पेन को लेकर के। नंबर दो, इसके जो बेटा नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, यानी कि वो कैरेक्टर जो आसानी से ऑब्जर्व हो जाए, उन कैरेक्टर्स को इजीली ऑब्जर्व किया जा सके, तो इनमें ज़्यादा कैरेक्टर्स पाए जा रहे थे। और तीसरी बात कि ये जो प्रोजेनी बना रहे थे, उसमें ये जो अपनी प्रोजेनी बना रहे थे, तो एक बार में ये ज्यादा प्रोजेनी बना रहे थे, जिससे कि रेशियो और चीजों को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाए। मेंडल सिलेक्ट 7 कंट्रास्टिंग। बेटा ये वर्ड को ध्यान रखेंगे, इस वर्ड को हमें स्पेशली जब भी हम ये वर्ड लिखकर जाएंगे, तो इसको कंट्रास्टिंग यानी कि जो इजीली ऑब्जर्वेबल हो, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। मेंडल सिलेक्ट 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ पाइजम सेटाइवम। मेंडल ने इसके 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद इनके जो नाम लिखते थे हम यहीं पर, चलिए। नंबर 1 प्लांट हाइट। ठीक है, तो प्लांट हाइट लिए इन्होंने, तो प्लांट, मैं इसी के आगे इसकी सिंबल भी लिख देता हूं बेटा यहीं पर। ठीक है, तो प्लांट हाइट को डिनोट करने के लिए इन्होंने, क्योंकि एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ जीन। हमारी बॉडी में किसी भी ऑर्गेनिज्म में अ कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय 1 जीन। एक कैरेक्टर एक जीन से कंट्रोल होता है, तो उस जीन को डिनोट करने के लिए, क्योंकि मेंडल नहीं जानते थे व्हाट इज जीन, उन्होंने इसलिए अपने सारे लॉ में, सारे जितने भी लॉ दिए उन्होंने, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें उन्होंने एक वर्ड इस्तेमाल किया है, ट्रेट और फैक्टर्स। ठीक है, तो उन्होंने इसके लिए प्लांट हाइट के लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया, टी। हाइट के लिए टी, दैट मींस यानी कि टॉल। तो इसी के लिए अगर प्लांट छोटा होगा तो उन्होंने एक वर्ड लिया स्मॉल टी। कैपिटल टी लिया इन्होंने बेटा टॉल के लिए, और स्मॉल टी लिया ड्वार्फ के लिए। मैं लिख देता हूं यहां पर, अभी लिखेंगे, चलिए इसको लिख देंगे। दूसरी बात, दूसरा कैरेक्टर जो लिया इन्होंने फ्लोर कलर। फ्लोर कलर लिया। इसके अलावा फ्लोर पोजीशन, इन्होंने एक फ्लोर की पोजीशन ली। दूसरी इन्होंने जो फोर्थ कैरेक्टर लिया इसका वो था
पॉड शेप, पॉड शेप यानी कि जो पॉड शेप होता है जिसके अंदर जो हम अपनी मार्केट में देखते हैं जो मटर के दाने होते हैं बेटा, वो एकदम एक तो सीधा होता है और कुछ इन्फ्लेटेड होता है। चलो बताते हैं इसको अभी। पॉड शेप, इसके बाद पॉड कलर, सीड शेप एंड सीड कलर। ठीक है, इन्होंने 7 कैरेक्टर लिए। प्लांट हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉट शेप, पॉट कलर, सीड शेप एंड सीड कलर। इसमें से जो इन्होंने बताया हमें कि साहब इसमें से कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो डोमिनेंट हैं। डोमिनेंट अभी बताएंगे मतलब डोमिनेंट क्या होते हैं। कुछ ऐसे हैं जो डोमिनेंट है और कुछ ऐसे हैं जो रिसेसिव हैं। डोमिनेंट वो कैरेक्टर जो अपने से कमजोर वालों को दबा लें, जो हावी रहें। दोज कैरेक्टर व्हिच कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ इन एवरी जनरेशन, जो अपने आप को हर जनरेशन में आगे बढ़ा चढ़ा करके दिखा सके, एक्सप्रेस कर सके उन ट्रेड को, उनको हमने कहा क्या कहा, डोमिनेंट ट्रेड। तो प्लांट हाइट में जो था टॉल, और दूसरा क्या है ड्वार्फ, ड्वार्फ यानी कि छोटा। फ्लावर कलर क्या था, वायलेट और वाइट। फ्लावर पोजीशन क्या थी, एक्सियल एंड टर्मिनल, ये दो हैं। ठीक है, पॉड शेप क्या था बेटा, पॉड शेप था ये इनफ्लेटेड, बिल्कुल सीधा, जिसमें कोई भी उठाव चढ़ाव ना हो। आपने देखा होगा मार्केट में 2 तरह की मटर आती है बेटा, एक होती है बिल्कुल सीधी, बिल्कुल तनी हुई सी होती है। ठीक है, बिल्कुल सीधी होती है जिसमें कोई भी कहीं पर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आता है, बल्कि और जबकि एक मटर ऐसी भी आती है जो किसी येलो कलर का उसका स्पॉट हो जाता है, उसमें उठाव चढ़ाव दिखाई देते हैं, इनफ्लेटेड। और दूसरी होती है रिस्ट्रिक्टेड। पॉट कलर ग्रीन एंड येलो, सीड शेप राउंड। इसके अलावा एक होती है रिंकल्ड, टुकड़ा हुआ। सीड कलर, सीड कलर कौन कौन सी किस तरह की मटर आती है बेटा, 2 तरह की मटर आती है मार्केट में, एक ग्रीन आती है और दूसरी येलो आती है। ठीक है, 2 तरह की मटर आती है। तो जो मेंडल ने जो भी कैरेक्टर्स लिए वो 7 कैरेक्टर ये लिखे हैं, और उनके जो 2 तरीके से इसके कैरेक्टर हो सकते हैं। या तो जो प्लांट हाइट है ये उसका एक कैरेक्टर है, तो इसमें कैरेक्टर में 2 तरीके से आपको उसके फिनोटाइप देखने को मिल जाएंगे, या तो टॉल यानी लंबा, या फिर ड्वार्फ यानी कि छोटा। इस तरीके से कलर देखने को मिल जाएंगे। और ये एक्सियल, टर्मिनल, इन्फ्लेटेड, रिस्ट्रिक्टेड, ये ग्रीन येलो, ये मैंने बता दिया आपको, राउंड, रिंकल एंड ग्रीन येलो, ये इसका सीड कलर हो गया। ठीक है, उसके बाद मेंडल ने बेटा इन सबको स्टडी करने के बाद में अपने कुछ लॉ दिए, एंड दीज लॉज आर कॉल्ड लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। यही बात इंपॉर्टेंट आती है, क्वेश्चन बार बार बोर्ड में पूछा गया है, व्हाट इज द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, राइट एनी 2 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और एनी 2 लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, उनके लॉ लिखिए। ठीक है, मैं आज आपको ऐसे तरीके से लॉ लिखाऊंगा कि आज आपको बेटा रट जाएंगे, याद करना दूर, आपको भूलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, लिखते हैं। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, क्या है ये लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, उससे पहले हम जरा थोड़ी सी इसकी कहानी लिख देते हैं, 1 मिनट लिख देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट Mendel conclude some results and give some rules of inheritance. What is inheritance? What is inheritance? The transmission of character from generation to generation.
उन्होंने कुछ रूल दिए, रूल ऑफ इनहेरिटेंस, विच आर कॉल्ड लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, जिनको हम बेटा आज लॉज ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं। ये मैं इसीलिए सारी चीजें आप हाथ से लिख करके दे रहा हूं ताकि आप लोग भी एक बार इसको हाथ से लिखेंगे। जो नोट्स मैं बना रहा हूं बेटा, ये नोट्स आप एक बार बनाएंगे तो याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। तो लिखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है हमारा, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसको हम बोलते हैं क्या, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। लिखते हैं क्या है, ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय टू ट्रेड्स। देखिए वही बात जो अभी मैंने आपको बताई थी, मेंडल ने अपने लॉज में या अपनी स्टडीज में, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कहीं पर भी ये बात नहीं लिखी कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो जीन से कंट्रोल होते हैं, बिकॉज उस वक्त जीन की डिस्कवरी, जो चीज ये फैक्टर कह रहे थे, ट्रेड कह रहे थे, वो पूरी तरह डिफाइन नहीं हुई थी, तो जीन वाला टर्म नहीं आया था। इसलिए हम लोगों ने अपनी जितनी भी सारी स्टडीज है उसमें क्या टर्म दिया बेटा, ट्रेड दिया। इस बात का ध्यान रखेंगे, कई बार बच्चे जल्दीबाजी में लिख आते हैं कि जीन, तो जीन नहीं लिखना है, हमने क्या लिखना है, ट्रेड लिखना है, ठीक है। ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय टू ट्रेड। मैं एक तरफ लिखा देता हूं बेटा, फिर बाद में कंफ्यूजन करेंगे आप। जीन में दो अल्टरनेट कॉपी होती हैं, जिनको हम एलील बोलते हैं। एक जीन में दो अल्टरनेटिव फॉर्म होती हैं जीन की, जिनको हम बेटा एलील बोलते हैं। मेंडल ने इन्हीं एलील को यहां पर ट्रेड कहा है, ठीक है। ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन एंड वन जीन हैव टू एलील्स। तो इस डायरेक्ट बात, एक बात हमारे सामने ये आई, ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय टू ट्रेड्स in which one can express itself in first filial generation, जिनमें से कि एक वो है जो अपने आप को फर्स्ट फीलियल जनरेशन में, फर्स्ट फीलियल जनरेशन क्या है, F1 जनरेशन। अभी समझाएंगे क्या होता है F1 जनरेशन। ये आप बेसिकली समझ लीजिए कि जो पेरेंट्स से जो उनके गैमेट्स बनेंगे और उनके गैमेट्स से मिलने से जो पहली जनरेशन बने उसको हम बोल रहे हैं बेटा क्या, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, हम इसको हम शॉर्ट में F1 जनरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। व्हिच कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ इन फर्स्ट फीलियल जनरेशन इज कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेट। उसको हम डोमिनेंट ट्रेट बोलते हैं, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर दे, जो कमजोर चीज को दबा दे, जो सामने निकल के आ जाए। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैंने 6-6 फुट के बच्चों की लाइन लगाई हुई है, 4 लाइनें हैं जिसमें 6-6 फुट के बच्चे हैं और उनके जस्ट बराबर में हमारे खड़े हैं, फिर दूसरे 2-2 फुट के बच्चे। अगर हम दूर से देखेंगे तो कौन दिखेगा हमें, 6 फुट वाले दिखेंगे। तो ये वही बच्चे हैं जो बड़े ताकतवर हैं, जो अपने से कमजोर बच्चों को दबा दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। One can accept itself in the first filial generation is called dominant trait, and second one remain hide, और जो दूसरा है वो छुपा रहेगा, and express in F2 जनरेशन, और वो अपने आप को F2 जनरेशन में दिखा देगा, and कॉल्ड, और इसको हम कहेंगे रिसेसिव ट्रेट। इसको हम रिसेसिव ट्रेट कहते हैं। ये रहा हमारा पहला लॉ। पहला लॉ ये कहता है ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय टू ट्रेट,
इन विच वन कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ इन फर्स्ट पीरियड जनरेशन। जो पहली जनरेशन में अपने आप को दिखा देगा उसको हम बेटा क्या बोलेंगे, उसको हम डोमिनेंट ट्रेट बोलेंगे। जो नहीं दिखा पाएगा लेकिन अगली जनरेशन में कहीं ना कहीं इसका प्रभाव दिखेगा तो उसको हम बोलेंगे रिसेसिव ट्रेट। बताते हैं किस तरीके से इन्होंने अपना पहला लॉ बताया। मेंडल ने क्या किया, पहले पेरेंट्स लिए और पेरेंट्स में बेटा इन्होंने क्या लिया, टॉल प्लांट लिए और ड्वार्फ प्लांट लिए। ठीक है, तो एक प्लांट लिए जिसको हमने कहा प्योर टॉल। प्योर टॉल क्या है, जिसमें दोनों तरह के एलील जो है सेम है। दोनों तरह के एलील देखिए, इसके लिए तो हम टर्म ले रहे हैं कैपिटल टी और इसके लिए ले रहे हैं स्मॉल टी। ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी कि जहां कैपिटल टी आएगा वो टॉल बनेगा और जहां स्मॉल टी आएगा वो ड्वार्फ के लिए एलील रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो इन्होंने प्योर टॉल लिया। प्योर टॉल दैट मीन इनके पास दोनों जो एलील है वो कैपिटल टी और कैपिटल टी है। इस कंडीशन को हम होमोजाइगस भी बोलते हैं। क्या, होमोजाइगस। अभी समझाते हैं, इस पर लिख देते हैं। ठीक है, होमो, इसकी डेफिनेशन भी लिखवा देंगे बेटा, फिक्र ना करें। होमोजाइगस क्या है? होमोजाइगस प्रेजेंस ऑफ सेम, या सेम ना लिख करके क्या लिख देंगे हम, और आइडेंटिकल एलील। जब दोनों आइडेंटिकल एलील हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, होमोजाइगस बोलते हैं। ठीक है, अगला भी लिख देते हैं। चलिए, अगर इस तरीके की कंडीशन हो इसको हम बोलेंगे हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस क्या है, प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट एलील। जब एलील कैपिटल टी और स्मॉल टी यानी कि दोनों सेम आइडेंटिकल ना हो तो इसको हम बोलेंगे हेटेरोजाइगस, और जो सेम होंगे उसको बोलेंगे हम होमोजाइगस। तो मेंडल ने क्या किया, ये वाले टर्म लिए होमोजाइगस, जिसको हम बोले प्योर टॉल। क्या बोले, प्योर टॉल। ठीक है, अब इस प्योर टॉल को बेटा इसमें क्रॉस कराया, यानी कि हाइब्रिडाइज कराया किसके साथ में, प्योर ड्वार्फ के साथ में। प्योर ड्वार्फ के साथ में, तो ये क्या है, पेरेंट्स है। अब इन पेरेंट्स से बेटा क्या बनेंगे, ये बनेंगे क्या, गैमेट्स बनेंगे। देखिए, इसके भी गैमेट्स बनेंगे, इसके भी गैमेट्स बनेंगे, तो इसकी सारे गैमेट्स क्या बनेंगे, कैपिटल टी कैपिटल टी। ठीक है, क्योंकि ये सारे गैमेट्स सेम है। चलिए हम बना देते हैं जरा इसको ऐसे, ये कैपिटल टी और ये भी कैपिटल टी। अच्छा, इसके भी गैमेट्स बनेंगे, तो इसके गैमेट्स कौन से बने हैं, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, दोनों तरह के सेम गैमेट्स बने, स्मॉल टी लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर ये क्या है साहब, ये यहाँ पर हमने बनाए हैं, ये क्या है, गैमेट फॉर्मेशन। ये क्या हुई है, गैमेट फॉर्मेशन हुई है। अब गैमेट फॉर्मेशन होने के बाद में क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन के होने के बाद क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, जहां दोनों गैमेट मिलते हैं आपस में। ठीक है, तो ये दोनों गैमेट हमारे, एक इसका गैमेट, ये इसको मैंने ऐसे बॉक्स बनाया, पहले इसको ना सर्कल कर देते हैं ताकि पहचान हो जाए सही से इनकी, है ना। ठीक है, इसको मैंने पहले, ये इसके साथ में कंबाइन होगा पहले, और जब इसके साथ में कंबाइन होगा तो क्या होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी बना। ठीक है, अच्छा, अब ये वाला जो है, ये वाले भाई साहब इनके साथ कंबाइन होंगे, और जब इनके साथ में कंबाइन होंगे तो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ऐसे इसके साथ में करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसे ही करेंगे इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी। एक मिनट में देखूं जरा आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, सही दिख रहा है। ठीक है, तो कैपिटल टी से बेटा क्या बने, कैपिटल टी और स्मॉल टी से वाले इससे क्या बने, स्मॉल टी। अब जब ये दोनों बने तो इस बार ये जो जनरेशन बनी है, जनरेशन को हमने क्या बोला, यही जनरेशन होती है बेटा F1 जनरेशन। ठीक है, इसी जनरेशन को हम बोलते हैं F1 जनरेशन। और बेटा ध्यान रखेंगे, जहां एक भी डोमिनेंट एलील आ गया, एक भी डोमिनेंट एलील आ गया। अब देखिए, पहले वाले में कैपिटल टी और कैपिटल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी। ठीक है, चारों में एक ही कैपिटल टी है, तो जहां पर एक भी कैपिटल टी आएगा वो अपने कैरेक्टर, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और जब ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो इसका फिनोटाइप, इसका जो रूप है वो बाहर निकल के आएगा। अब ये जो कैपिटल टी है ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये बेटा किसके लिए, टॉल के लिए रेस्पॉन्सिबल है। यानी कि F1 जनरेशन में सारे प्लांट टॉल थे। कैसे थे, सारे प्लांट टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल और ये भी टॉल। देखते हैं जरा एक मिनट आपको दिख रहा है या नहीं।
ठीक है, ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल। अब मेंडल को हुआ टेंशन। मेंडल ने कहा यार ये तो दो थे, एक प्योर भी लिया था, प्योर टॉल, और एक ड्वार्फ भी लिया था। अगर अब ये सारे प्लांट्स कैसे बने हैं, टॉल बने हैं, तो ड्वार्फ कैरेक्टर कहां गया? तो ड्वार्फ कैरेक्टर के लिए जब इसने क्या किया, इसने बेटा इस F1 वाले प्लांट को आपस में क्या कराया, क्रॉस करा दिया। स्मॉल टी इसी को इसी से क्रॉस करा दिया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल्फिंग। क्या बोलते हैं बेटा? सेल्फिंग। सेल्फिंग, ठीक है, सेल्फिंग यानी कि सेल्फ अपने आप को, अपने आप से जो सेम टाइप में है, सेम जनरेशन है, आप उसमें क्रॉस करा दिया। और उस क्रॉस कराने की वजह से जो जनरेशन बनेगी उसको हम कहेंगे क्या, F2 जनरेशन। ठीक है, अभी कहते हैं, ठीक है, ये क्या है हमारी बेटा, F1 जनरेशन है। अब इस इन F1 जनरेशन के क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे। ठीक है सर, गैमेट्स बने, ये बना, ये बना, कैपिटल टी, ऐसे ही इधर बनेंगे, क्या बनेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये फिर आपस में क्या होंगे, कंबाइन होंगे। ये यहां पर क्या बन गए, ये यहां पर थोड़ा बड़ा लिख देते हैं ताकि आपको साफ दिखे। ये यहां पर गैमेट्स बन गए बेटा। ठीक है, अब ये वाले इसके साथ में गए। अब बेटा ध्यान से देखना, अब क्या हुआ था, अब तक तो क्या हुआ था, देखो कैपिटल टी और स्मॉल टी आ रहे थे। यहाँ एक कैपिटल टी दूसरे कैपिटल टी के साथ मिला तो ये भी टॉल बना है। लेकिन ये टॉल कैसा है बेटा, दोबारा बोलिए, दोबारा कैसे बोला, कैसा है ये प्योर टॉल है। ठीक है, अब ये वाला इसके साथ में कंबाइन हुआ और कंबाइन होने के बाद में ये वाला भी कैसा बना है, टॉल बना है। लेकिन ये क्या है, हेट्रोजाइगस टॉल है। हेट्रोजाइगस यहां लिख देते हैं। होमोजाइगस को हम क्या कहते हैं, प्योर प्लांट बोलते हैं, प्योर या ट्रू ब्रीड बोलते हैं, ट्रू। ठीक है, अब ये कैपिटल टी स्मॉल टी यहां पर मैच्योर। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। देखो यहां पर भी ये एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी बनाएगा। लेकिन ये कंडीशन इसको जरा ब्लैक से दिखाते हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, लेकिन ये वाली कंडीशन देखें जरा, ये वाली, ये लास्ट वाली, ये लास्ट, इसको मैं सर्कल से दिखाता हूं, स्मॉल टी, यहां गड़बड़ हो गई, यहां गड़बड़ हो गई। क्योंकि ये वाला कैसा प्लांट है बेटा, ये क्या है, प्योर ड्वार्फ प्लांट है। इसका मतलब ये है ड्वार्फ कैरेक्टर तभी आएगा जब प्लांट अपनी होमोजाइगस कंडीशन में होगा। ड्वार्फ ने क्या क्या बोल के रहे हैं, ठीक है, प्लांट ड्वार्फ तभी होगा जब वो अपनी होमोजाइगस कंडीशन में। होमोजाइगस क्या बोले तो, जब उसके दोनों एलील आइडेंटिकल होंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अपनी, इसका मतलब ये वाला जो भाई साहब आए, अब ये वाले कैसे क्या आगे, कौन सा प्लांट आया, ये ड्वार्फ प्लांट आया भाई साहब। अब हुई बात सही, लिया तो था ड्वार्फ, गैमेट बनी, जनरेशन बनी, F1 जनरेशन, कुछ मिला ही नहीं। F1 जनरेशन में क्या नहीं मिला, कोई भी ड्वार्फ प्लांट नहीं मिला। अब F1 जनरेशन में जब कोई भी ड्वार्फ प्लांट नहीं मिला तो मेंडल को हुई टेंशन। मेंडल ने कहा था ड्वार्फ प्लांट लिया तो था लेकिन गया कहां, ये प्लांट, अरे लिया था। ठीक है, अब इसने क्या किया, दिमाग चलाया कि इसको इससे करा के देखते हैं। अरे इसको इससे करा के देखते हैं। तो देखो इसके यहाँ पर गैमेट्स बने, गैमेट्स ने आपस में, इसको बोला हमने इंडिपेंडेंट एटम, आगे पढ़ाएंगे अभी। ये यहाँ पर आपस में क्रॉस हुआ, क्रॉस होने के बाद में ये कॉम्बिनेशन बना प्योर टॉल, ये बना, ये दोनों हेटेरोजाइगस टॉल हो गए। लेकिन ये वाला एक बना है, ये वाला क्या है, दोबारा बोलेंगे, ये वाला प्योर ड्वार्फ है। जी बिल्कुल, क्या है, प्योर ड्वार्फ है। अब इस प्योर ड्वार्फ ने ये प्रूव कर दिया, दैट मींस कैरेक्टर बेटा आया तो था लेकिन फर्स्ट फीलियर जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि इसको पहले वाले ने दबा दिया। क्या बोला था हमने, इसको डोमिनेंट ट्रेड बोला है। क्या बोला है, डोमिनेंट ट्रेड। इसीलिए देखो ये वाला लॉ है, ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय टू ट्रेड्स। ये दो ट्रेड्स हैं जो एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। ये स्टॉल को कंट्रोल करने के लिए दो ट्रेड हैं, कैपिटल टी हो सकते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकते हैं, या स्मॉल टी हो सकते हैं। तीन कॉम्बिनेशन इनके पॉसिबल हैं। अगर कैपिटल टी आता है, अगर दोनों कैपिटल टी आता है तो प्लांट कैसा रहेगा, प्लांट बोलिए कैसा रहेगा, प्योर टॉल रहेगा। देखो इधर लिख दिया आपने, क्या बनेगा, प्योर टॉल रहेगा। देखिए अब सही दिख रहा होगा इसको, ये प्योर टॉल, जिसको हम होमोजाइगस भी बोलते हैं या ट्रू प्लांट भी बोलते हैं। दूसरी बात, अगर ये कैपिटल टी स्मॉल टी आता है तब भी जो टी वाला है बेटा, जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट है, वो ज्यादा ताकतवर है, वो स्मॉल टी को दबा देगा और अपने आप को बाहर लाएगा। तब भी प्लांट कैसे रहेंगे, तब भी प्लांट
ट्रू प्लांट तब भी जो प्लांट रहेंगे टॉल प्लांट रहेंगे, ठीक है। लेकिन जब स्मॉल टी आपस में कंबाइन होंगे तो कौन से आएंगे, तब ड्वार्फ प्लांट आएगा, क्योंकि दोनों ही रिसेसिव हैं और दोनों जब आपस में रिसेसिव आते हैं तो इनको दबाने वाला कोई इनके साथ में कोई एलील नहीं है, जिसकी वजह से इनका कैरेक्टर, इनका फिनोटाइप सामने निकल के आएगा, जिसको हम बोलेंगे क्या, ड्वार्फ। क्लियर, ठीक है। तो ये रहा हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये बेटा जब भी आता है कि ये पूरा ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी, ये ग्राफ भी हमारा इंपॉर्टेंट है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। अगर बात इसकी आती है कि आप इसको हमें ये दिखाएं, लॉ ऑफ डोमिनेंस को प्रूव करके दिखाएं, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस बेटा ध्यान रखें, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड भी और यूपी इंग्लिश बोर्ड भी, ठीक है, यूपी बोर्ड इंग्लिश भी, ये दोनों इस बात को लिख करके आएंगे। सीबीएसई बोर्ड में सिर्फ हेडिटी है, लेकिन यूपी बोर्ड में, यूपी बोर्ड इंग्लिश में हेडिटी के साथ में इवोल्यूशन भी है, तो आपको ये पूरा पढ़ना है, ठीक है। चलिए यहां तक तो लगभग सभी को पूरा पढ़ना है, इसको नोट कीजिए फटाफट। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा अपना, हम मेंडल का सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, इसका अभी लिख देते हैं, ये हम अपने अगले लेक्चर में डिफाइन करेंगे, केवल आप इसको लॉ को लिख लें अभी, ठीक है। सेकंड लॉ है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मैं एक लाइन बेटा कॉमन लिखाऊंगा ताकि आपको याद करने में क्या हो, आसानी हो, ठीक है। मैंने क्या लिखा थी लाइन होगी, ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय टू ट्रेड्स। ये लाइन मेरी कॉमन, ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय टू ट्रेड्स। आगे देखेंगे, विच आर सेग्रीगेट। सेग्रीगेट मीन होता है बेटा अलग होना, ठीक है। ये क्या होगा, सेग्रीगेट मतलब डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, ये अलग होना, यानी कि विच आर सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ, कब अलग होते हैं, कब, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान, एंड रिकम्बाइन, और दोबारा मिल जाते हैं, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। कब मिल जाते हैं, फर्टिलाइजेशन के दौरान ये मिल जाते हैं, ठीक है। इस बात को, इसको अगले जब हम लेक्चर करेंगे बेटा, उसमें लेक्चर में इसको बना देंगे। अगला लॉ जो है हमारा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्टमेंट, एजॉर्ट में यानी कि किसी के साथ जाना, ठीक है। देखते हैं यहां पर भी फिर वही लाइन कॉमन, आपको याद करने में आसानी मिलता है, याद करेंगे ऐसा याद करा देंगे, अगर इस बात को याद करेंगे, भूलना नहीं है, बिल्कुल सेम याद कर लेने बिल्कुल। ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय टू ट्रेड्स विच एजॉर्ट यानी कि साथ में चले जाते हैं, ठीक है। विच एजॉर्ट इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंट आजादी से, अपनी मर्जी से, इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंटली विथ other trait in a dihybrid क्रॉस। तो ये हुआ हमारा ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय टू ट्रेड्स और टू फैक्टर विच आर एजॉर्ट इंडिपेंडेंटली विद अदर ट्रेड इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब ये मोनोहाइब्रिड क्या है, डाइहाइब्रिड क्या है, इस सब जानने के लिए बेटा आपको हमारा दूसरा लेक्चर देखना पड़ेगा, बहुत जल्दी आपको दूसरा लेक्चर हम प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी बात रही, हमने ये लॉग मेंडल के बारे में बात की। मेंडल का आपको एक बार दोबारा देख लेना है, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है बेटा, इसको, ये वाला हमारा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ये जो दोनों लॉ है हमारे, ये कौन कौन से, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन,
ये हम अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस से जो अभी हमने दिखाया था उस क्रॉस से आसानी से समझा सकते हैं। इसके लिए जो क्रॉस है ये मैं अभी बता दूंगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे जो पुनेट स्क्वायर और कुछ हमारा पोर्शन रह गया है, ये पोर्शन बहुत जल्दी आपको रहेंगे। अगर हमारे ये वीडियो और ये चीज़ें जो हमारी पढ़ाई हुई है आपको बिना समझ आती हो तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप तक पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमसे कनेक्ट हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।